जी साथियों, नमस्कार। आशा है कि 19 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम में रिटेन एग्ज़ाम के तहत आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। बैंक इंटरनल प्रमोशन एग्ज़ाम जो सीरीज़ हमारे द्वारा चलाया गया है, अभी तक हमने जो 1 से 14 तक वीडियो दिया है, जो कि जनरल बैंकिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा 9 क्विज़ेज़ को चलाया गया है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 225 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग से रिलेटेड आप लोगों के बीच में भेजा गया है। आज इस वीडियो के तहत हम लोग जो स्पेशली जो भारतीय बुकलेट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे इसमें। सो लेट अस स्टार्ट। थीम भाव विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम इसमें पूछ रहा है। थीम क्या था इसमें? करेक्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, करेक्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। जो इंटीग्रेटिव रिलीज लिया गया था वो 31 अक्टूबर 2022 को लिया गया था 11 बजे। ध्यान रखिएगा 11 बजे इसमें। जो बिहार में है, बिहार में चूंकि उस समय छठ पूजा का रीजन था, इसलिए जो डेट था वो 31 नहीं 1/11/2022 इसमें। ठीक है, और टाइम 11 AM का था। तो इसका जो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? थीम का करेक्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्शन ऑफ चेक। फ्रेंड्स, इसमें जो भारतीय बुकलेट का जो मुझे लगा कि जो रिकॉल्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि संभावना है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इंपॉर्टेंट मुझे लगा, बेसिकली मैंने उसको ही इस पे पुट अप किया है इस वीडियो में इसमें। पेमेंट ऐसे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भारतीय बुकलेट है या कोई सीरीज जो चला था इसमें, या वीडियो जो 1 से 14 तक है कंप्लीट, आप उसे जरूर देखेंगे। इसमें 2-3 बार जरूर उसका अध्ययन भी करेंगे और वीडियो को भी देख लेंगे इसमें। ये वीडियो जस्ट एक रिकॉल करने के लिए हमने डाला है, क्योंकि फील्ड से बहुत सारे कलीग्स द्वारा कहा गया कि भारतीय से रिलेटेड आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने इसको कोशिश किया है कि इस वीडियो को हम वीडियो फॉर्म में कुछ रिकॉल को क्वेश्चन को रिकॉल करें। इसमें पूछ रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिलेड ऑफ कलेक्शन। ठीक है, इन लोकल चेक के मामले में डिलेड होता है एसबी और करंट अकाउंट्स का। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट पेड होगा? एसबी का इंटरेस्ट रेट पेड होगा इसमें। और अगर वो क्रेडिट होता है, इसमें जो कलेक्शन अमाउंट क्रेडिट होता है ओडी या टीएल में, तो उसमें जो इंटरेस्ट पेड होगा कौन सा पेड होगा? ये ओडी और लोन्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो पेड होगा। आउटस्टैंडिंग चेक के मामले में, आउटस्टैंडिंग चेक के मामले में जो क्रेडिट अगर एसबी में या करंट अकाउंट में हो रहा है इसमें, तो एसबी का रेट्स फॉर द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड 7 डे। ठीक है, 7 दिन तक, 7 दिन डिले बियॉन्ड 7 डेज। ठीक है, एसबी का रेट होगा इसमें सीटीएस सेंटर पे, और नॉन सीटीएस सेंटर पे अगर 10 डेज तक बिल होगा तो बियॉन्ड होगा तो एसबी और उसमें भी एसबी का ही रेट होगा इसमें। अब बियॉन्ड 14 डेज बट अप टू 90 डेज, इंटरेस्ट कौन सा लगेगा इसमें? इसमें इंटरेस्ट जो लगेगा वो टर्म डिपॉजिट का रहेगा, जो भी टर्म डिपॉजिट का उस समय का रेट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं डिले इन एक्सीडिंग 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा के डिले पे इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले भी कहते हैं। इस पे जो रेट होगा वो टीडी रेट प्लस 2% होगा इसमें। अगर ये क्रेडिट होता है ओडी अकाउंट्स, ध्यान रखिएगा ओडी अकाउंट्स या लोन अकाउंट्स में क्रेडिट होता है इसमें, तो लोन्स अकाउंट का रेट एप्लीकेबल होगा इसमें। लेकिन अगर लोन्स अकाउंट्स या ओडी में क्रेडिट होता है और वो क्रेडिट कब होता है? 90 डेज के बाद, मतलब 90 एक्सीडिंग 90 डेज, तो लोन अकाउंट्स प्लस ओडी रेट्स, लोन अकाउंट या ओडी का अकाउंट्स रेट होगा प्लस 2% लगेगा। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या लगेगा इसमें? नॉर्मल केस में लोन से अकाउंट्स का रेट लगेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले होता है तो उसमें क्या लगेगा? लोन से अकाउंट रेट प्लस 2% का। इसको ध्यान रखिएगा। लीगल अमाउंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। लीगल अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है? अमाउंट इन वर्ड, और कटसी अमाउंट कौन सा होता है? अमाउंट इन फिगर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था लास्ट ईयर इसमें। एडिशनल जो इंटरेस्ट रेट है, एडिशनल इंटरेस्ट रेट जो स्टाफ का या रिटायर्ड स्टाफ का, स्टाफ के केस में एडिशनल कितना है? स्टाफ या एक्स स्टाफ के केस में एडिशनल 1% दिया जाएगा इसमें। सीनियर सिटीजन के केस में 0.50%, और एक्स स्टाफ प्लस सीनियर सिटीजन है उस केस में रेट कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा 1.50%। डिप्रिसिएशन, फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस ये जो
परसेंटेज, इसको ध्यान रखिएगा। 25.89 किस में? स्टील या मेड बाय आयरन, मेड बाय वुड, मेटल, फोन, इलेक्ट्रिक गुड्स, सॉरी, इसमें जो होगा स्टील, मेड बाय आयरन, मेड ऑफ वुड मेटल, फोन, इलेक्ट्रिक गुड्स। ध्यान रखिएगा इसमें 18.10 है, ध्यान रखिएगा इसको 18.10 है इसमें। और जो मोटर कार है और साइकिल है इसमें, उसमें जो है 25.89% है इसमें। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ग्रेटर देन 5000 से ज्यादा है तो उसका जो डिप्रिसिएशन रेट होगा वो 33.33% होगा इसमें। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इसमें, जो इसका जो अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रेवेन्यू अकाउंट डेबिट होगा इसमें। एनपीए अपग्रेडेशन मेनू का, एनपीए का अपग्रेडेशन मेनू कौन सा है? HNPACR, ध्यान रखिएगा HNPACR। वीकली रिपोर्ट कहां से निकाला जाता है? मीनू है उसका RPT1 और मॉडल्स नेम है RRB26। ठीक है। मुद्रा गारंटी एजेंसी, मुद्रा का गारंटी स्कीम का क्या नाम है? NCGTC। सीसी और लोन्स अकाउंट जो मैक्सिमम रिव्यू होता है 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम रिव्यू होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 180 दिन के अंदर इसका रिव्यू कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एनपीए में चला जाएगा इसमें। ठीक है, 180 दिन के अंदर रिन्यूअल कर देना चाहिए, नहीं तो वो एनपीए में चला जाएगा इसमें। 180 दिन के पहले अगर हम रिव्यू करते हैं तो मैक्सिमम रिव्यू 3 मंथ्स का होगा और ये 2 बार ही होगा इसमें। इफ पैन नॉट लिंक्ड बिफोर 31 मार्च 2022, ठीक है, तो इसका जो लाइबल होगा इसमें, जो पेनल्टी होगा वो ये 500 रुपया होगा। कब तक? अप टू 3 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ठीक है, और उसके बाद इसका जो फी एप्लीकेबल क्या होगा? 1000 रुपया इसका फी एप्लीकेबल होगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा 500, 1000। ठीक है, 500 कैसे? अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, और 1000 उसके बाद लगेगा 1000 इसमें। वीकली रिपोर्ट का मेनू RPT1, मॉडल्स नेम क्या है? RRB26। टीडीएस रेट जो हायर एप्लीकेबल होता है, which ever has generally at the rate or rate in force or at the rate or of 20%। ठीक है, 20% जो भी इसमें हायर है वो टीडीएस रेट एप्लीकेबल होता है। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल बाय कस्टमर। ठीक है, कैटेगरी 1 हु डोंट फाइल आईटीआर, आईटीआर जो कस्टमर फाइल नहीं करते उस केस में टीडीएस क्या होगा? कैश विड्रॉवल के केस में अप टू 20 लाख से कैश विड्रॉवल करता है तो नील होगा इसमें। 20 लाख से लेके 1 करोड़ में 2% का लगेगा इसमें, और 1 करोड़ 5% का होगा इसमें। लेकिन वैसे कस्टमर जो टीडीएस फाइल करते हैं उस केस में जो होगा 1 करोड़ तक इसका नील होगा इसमें, और 1 करोड़ से ऊपर 5% लगेगा इसमें। ठीक है, in case of customer who not have furnished PAN issue to IT डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट ने PAN इशू किया लेकिन वो फर्निश नहीं कर रहा है, उस केस में जो विड्रॉल अबव 20 लाख जो होगा इसमें, तो उसका जो टीडीएस होगा वो कितना होगा? 20% इसमें। इसमें क्वेश्चन कौन कौन का सब बनेंगे इसमें? टीडीएस कैश विड्रॉल अप टू 20 लाख नील, टीडीएस 20 लाख 1 करोड़ 2%, 1 करोड़ 5%। आईटीआर अगर फाइल होते हैं तो अप टू 1 करोड़ नील और एबव 1 करोड़ 5%। ठीक है, पेनल्टी, पेनल्टी में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इसमें कि 10,000 का ये होता है इसमें, और ये जो पेनल्टी 10,000 का होता है इसमें। किस केस में से? पैन पेनल्टी ऑफ द ऑफिस शुड बी कोटेड करेक्टली। ठीक है, अगर करेक्टली कोटेड पैन या टैन को नहीं करता है तो उस केस में पेनल्टी होगा 10,000 रुपए का, और ये सेक्शन है 272 बी होगा इसमें। ठीक है, टीडीएस डिफॉल्ट का जो पेनल्टी है वो 200 रुपया पर डे का है इसमें। पेनल्टी अंडर 272A, ठीक है, सर्टिफिकेट इन फ्रॉम 16, अगर सर्टिफिकेट फ्रॉम 16 समय पे इशू नहीं होता है तो उस केस में 500 रुपया पेनल्टी है फॉर एवरी डे। ध्यान रखिएगा फॉर एवरी डे है इसमें। ठीक है, अगर कोई रिजनेबल क्लॉज है तो उस केस में पेनल्टी वेव किया जा सकता है, मतलब नो पेनल्टी होंगे। कुछ इसके एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे वर्ड दिया गया है, ऑलरेडी भारतीय बुकलेट में दिया गया है। इसमें कुछ हमने ये डाला है इसमें, ये जो हमने डाला है बेसिकली मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन अब भारतीय का जो भी दिया गया है इसमें एक्सपेंड करने वाला जरूर उसे देखिएगा इसमें। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है WLATMO। ठीक है, क्या होता है? द एटीएम सेट ऑन ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक, ध्यान रखिएगा नॉन बैंक ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, और कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर। ठीक है, तो ये व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर। ठीक है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का एज ध्यान रखिएगा 75 ईयर प्लस मोर होता है इसमें। ठीक है, जो इसका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो 12 BBA होता है इसमें।
फिक्स डिपॉजिट में जो कॉलेबल है उसका स्कीम्स कोड क्या है? कॉलेबल का स्कीम्स कोड है FD SUP, और नॉन कॉलेबल जो होता है उसका स्कीम्स कोड है FD UFR। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर का अगर बल्क डिपॉजिट आता है तो उसके लिए अल्को कमिटी से वो रेट के लिए कोट करना पड़ेगा, जिसपे क्या क्या रेट होगा वो एप्लीकेबल रेट प्लस 1% मैक्सिमम तक अल्को कमिटी कर सकते हैं इसे। बल्क डिपॉजिट का डिफरेंशियल होता है जो 15 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होता है इसमें, वो 15 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट को हम लोग बल्क डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 करोड़ से ऊपर के बल्क डिपॉजिट पर जो रेट का रेफर होगा इसमें, वो अल्को कमिटी द्वारा रेट को लिया जाता है, एडिशनल रेट को। उसमें एडिशनल रेट क्या होगा? एप्लीकेबल का कार्ड रेट प्लस 1%, ये मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें? कॉलेबल का FD SUP और नॉन कॉलेबल का FD UFR। बल्क डिपॉजिट का अमाउंट 15 लाख हो गया, 1 करोड़ से ऊपर वाले में रेट एल्को कमिटी के द्वारा, और रेट जो होगा मैक्सिमम क्या होगा? एप्लीकेबल रेट प्लस 1%। कॉइन कॉइन का जो पैकेट होगा ध्यान रखिएगा वो 100 का होना चाहिए। कॉइन का जो पैकेट होगा वो 100 का होगा इसमें। ठीक है, 100 का ये पैकेट होगा। एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट्स, एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट में जो 20 पीस 20 पीस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5000, ये पर डे। ठीक है, 20 पीस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5000 पर डे। दूसरा एक्सीड 20 पीस से ज्यादा अगर एक्सीड किया गया 20 पीस या 5000, ठीक है, एक्सीड 20 पीस या 5000 इन द वैल्यू पर डे, बैंक में एक्सेप्ट देम और अगेंस्ट द रिसिप्ट वैल्यू ऑफ द क्रेडिटेड लेटर। ठीक है, बाद में इसको क्रेडिट किया गया एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसकी रिसिप्ट के साथ एक्सेप्ट करेगा इसमें, जो कि बाद में क्रेडिट करेगा। ये क्या होगा? ये ओवर द काउंटर होगा, ऊपर वाला ओवर द काउंटर होगा इसमें। और दूसरा एक्सचेंज रिलेटेड एंड इम्परफेक्ट नोट्स। ठीक है, इसमें होगा मोर देन 5 इज नॉट एक्सीडिंग 5000। ठीक है, इस केस में कहाँ होगा? पेमेंट विद इन 30 डेज के अंदर होगा इसमें। लेकिन अप टू 5 पीस में एक्सचेंज कहाँ होगा? ओवर द काउंटर ही एक्सचेंज होगा। अप टू 5 पीस में ओवर द काउंटर, और 5 पीस से ज्यादा हो इसमें या अमाउंट 5000 से ज्यादा हो तो पेमेंट कितने दिन में होगा इसमें? 30 डेज के अंदर होगा। बेनिफिशियरी ऑनर, बेनिफिशियरी ओनर फ्रेंड्स, इसमें जो है कस्टमर इज ए कंपनी, अगर कस्टमर कंपनी हो तो ध्यान रखिएगा 25% ऑफ द शेयर और कैपिटल और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, और कंपनी ये कस्टमर पार्टनरशिप है तो ध्यान रखिएगा 15% ऑफ कैपिटल, और कंपनी अगर ट्रस्ट है तो इस केस में भी 15% और मोर इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट इसमें। ठीक है, तो ये डाटा को याद रखिएगा। कंपनी के केस में 25%, पार्टनरशिप के केस में 15%, और ट्रस्ट के केस में भी 15% और मोर। स्पेसिस ट्रांजैक्शन प्लेसमेंट, 3 इसका स्टेज होता है। इस स्टेज को सिर्फ ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेज प्लेसमेंट होगा, दूसरा स्टेज लेयरिंग हो गया, और तीसरा स्टेज कौन होता है? इंटीग्रेशन होता है इसमें। ठीक है, सेल कंपनी ऑलरेडी पता है। सेल कंपनी क्या होता है? जिसका कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है इसमें। ठीक है, ऐसे कंपनी जिसका कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, वैसे कंपनी को हम लोग सेल कंपनी कहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन 3 स्टेज हमने बोला है। प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। केमेल स्मॉल अकाउंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसे कोई ध्यान रखिएगा, 1,00,000, 10,000 और ये 50,000। 1,00,000 क्या है? क्रेडिट नॉट एक्सीड, मतलब साल का क्रेडिट जो है फाइनेंशियल ईयर का 1,00,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो विड्रॉल होगा इसमें, ठीक है, मंथली जो विड्रॉल होगा वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था इसमें, और किसी भी टाइम जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा एक्सिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस इसमें नहीं आता है, लेकिन अगर केवाईसी कंप्लाइंट है तो फॉरेन रेमिटेंस आ सकता है इसमें। बेसिकली जो ये अकाउंट होते हैं ये 12 मंथ के लिए ऑपरेट होते हैं, लेकिन ये इनको 24 मंथ तक रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ओबीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओबीडी मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राशन कार्ड है या पैन कार्ड है, ठीक है, ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। जो 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है वो कौन सा हो गया? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और ये लास्ट हो गया NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पैन कार्ड को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा रिप्लेस किया गया था इसमें। ठीक है, एक और है ये वोटर आई कार्ड, मतलब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर कार्ड, मनरेगा और NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये 6 ओबीडी डॉक्यूमेंट रिसेंटली अभी इंडिया में है इसमें। राशन कार्ड और पैन कार्ड ध्यान रखिएगा नहीं है।
यूटिलिटी बिल नॉट मोर देन, ध्यान रखिएगा यूटिलिटी बिल जो होते हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन या पोस्टपेड मोबाइल फोन, जो एड्रेस प्रूफ के लिए हम लोग तत्काल लेते हैं, तो वो 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए इसमें। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन का एग्जांपल देख लीजिए कौन से होंगे। हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट, जुडिशियल, मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये सब जो हमारे हैं ये किस में आएंगे, पीईपी, पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब संभावना है, पी का ऑलरेडी पूछा भी गया था, पी में कुछ एग्जांपल दिया गया था कि ये पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन है कि नहीं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये दिया गया है, ये सब पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन है, जो दिया गया है वो काफी मतलब हाईलाइटेड चीज है इसमें। फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, फ्रेंड्स इसके अलावा जस्ट एक रिकॉल करने के लिए दिया गया है इसमें, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि कंपनी के अकाउंट ओपन करने में लिए जाते हैं। इसमें जस्ट एक रिकॉल के लिए दिया गया। कंपनी में ध्यान रखिएगा 2 चीज, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस 2 वर्ड को याद रखिएगा सर। इसके अलावा भी ऑलरेडी भारतीय में दिया गया है, वो अकाउंट ओपनिंग में जरूर उसकी भी जरूरत होगी, लेकिन रिकॉल करने के लिए हमने इसको सिर्फ डाला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, पार्टनरशिप डीड होगा इसमें और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये 2 चीज तो जरूर होगा इसमें, ठीक है। ट्रस्ट के केस में क्या होगा, ट्रस्ट डीड होगा इसमें, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ये जस्ट रिकॉल करने के लिए हमने इसको डाला है, ताकि ये चीज आपको एग्जाम में जैसे ही आप में ट्रस्ट के केस में, तो ट्रस्ट डीड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर उसमें होगा, आप उसे देख लीजिए। केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, केवाईसी जरूर इस तरह से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। केवाईसी पॉलिसी को आप जरूर देख लीजिए। केवाईसी के 4 जो कंपोनेंट्स हैं इसमें, 4 कंपोनेंट्स क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, आरएमएस है मतलब रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर सीआईपी, और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी सीएपी, ध्यान रखिएगा सीएपी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, आरएमसा मतलब रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर सीआईपी, और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये 4 केवाईसी के एलिमेंट्स होते हैं। केवाईसी आपका अपडेशन टाइम टू टाइम होता है। हाई रिस्क वाले कस्टमर के लिए 2 साल, मीडियम रिस्क वाले कस्टमर का 8 साल, और लो रिस्क वाले कस्टमर का 10 ईयर होता है। एनआरओ, नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी, जो बैंक अकाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट का होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका जो लोकल एड्रेस वेरिफिकेशन होगा 30 दिन के अंदर होगा इसमें। अगर 30 दिन जो पेंडिंग वेरिफिकेशन है, तो 30 दिन के अंदर ये जो फॉरेन रेमिटेंस है ये यूएसडी 1000 से ज्यादा नहीं होगा, या 50,000 जो होगा वो इंडियन 50,000 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द 30 डेज करने के मतलब जब तक ये एड्रेस वेरिफिकेशन का टाइम है, उस टाइम के ड्यूरेशन में यूएसडी 1000 और या 50,000, ठीक है। स्टूडेंट विथ पाकिस्तानी नेशनलिटी, ध्यान रखिएगा, इसका जो सैलरी रिक्वायर्ड पैरेड अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होती है अकाउंट ओपनिंग में, किसके लिए, पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए। सेलिंग ऑफ थर्ड पार्टी, सेलिंग और थर्ड पार्टी वॉक इन कस्टमर का जो सैलरी वेरीफाइड ट्रांजेक्शन है, 50,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करना पड़ता है वॉक इन कस्टमर, अगर ये सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हम लोग जो कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन एवं 50,000 और एवं वॉक इन कस्टमर के केस में जो अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, जो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा या अगेंस्ट चेक ही उसको करेंगे ट्रांजेक्शन। और ट्रेडिशनल जो मनी लॉन्ड्रिंग, ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया भी है, 3 स्टेज जो है इसमें, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिसे एएमएल हम लोग कहते हैं, एएमएल, इसका जो है प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ये 3 स्टेप को ध्यान रखिएगा आप उसमें, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। फटका का फुल फॉर्म क्या है, फटका मीन्स फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ यूएसए, ध्यान रखिएगा, फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ यूएसए। सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये चीफ मैनेजर रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए। इसका जो टेन्योर होता है वो 2 ईयर का होता है इसमें, और लेकिन 2 साल और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सीटीआर जो होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी पता होगा कि 10 लाख 10 लाख के मोड़ पे होता है इसमें, इसकी रिपोर्टिंग 15 ऑफ सक्सीडिंग मंथ होता है। सीटीआर का जो एमआईएस रिपोर्ट है इसमें, मॉडल्स क्या है नेम इसका, SENSRPT, ठीक है, 57 एंड 57A, इसको ध्यान रखिएगा, 57 एंड 57A।
STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इसकी जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे इंसिडेंट होता है तो उसके 7 डेज के अंदर ये रिपोर्टिंग होती है। इसमें रिपोर्टिंग कहाँ होता है? FIUIND, ध्यान रखिए FIUIND मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। CCR काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट, ठीक है, इसकी रिपोर्ट कितने दिन में होता है? 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ होता है। NTR नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो होता है 10 लाख, ध्यान रखिएगा 10 लाख, और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। NTR अमाउंट 10 लाख, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इसमें। और इसकी जो रिपोर्टिंग है ये भी 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ होता है। CWTR का जो अमाउंट होता है वो वैल्यू फॉर मोर देन 5 lakhs और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। ध्यान रखिएगा इसका जो CWTR का जो अमाउंट है क्या है? अमाउंट 5 lakhs और मोर, और 5 lakhs और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसकी भी रिपोर्टिंग जो होती है FIUIND को, वो 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ होती है। रीजनल कंप्लाइंस ऑफिसर, ये जो पोस्टेड होते हैं एटलीस्ट 2 साल के लिए पोस्टेड होते हैं, लेकिन 2 साल इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। DCO डिपार्टमेंटल कंप्लाइंस ऑफिसर, इसका जो रैंक होगा वो चीफ मैनेजर से नीचे का रैंक नहीं होगा। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डिफाइंड एंड फेमा में डिफाइंड किया गया है PIO को इसमें। तो इसका जो क्वेश्चन क्या होंगे? रीजनल कंप्लाइंस ऑफिसर का पोस्टेड होगा 2 साल के लिए, 2 साल का और बढ़ाया जा सकता है इसमें। और DCO का जो होगा वो चीफ मैनेजर रैंक से नीचे का नहीं होगा इसमें। फैमिली का जो मेडिकल फैसिलिटी का, अच्छा, 40% जो डिपेंडेंट के केस में, ध्यान के डिपेंडेंट होली डिपेंड कौन सा फिजिकली या मेंटली चैलेंज है, तो उस केस में 40% और मोर डिसेबिलिटी होना चाहिए। जो मंथली इनकम जो होगा इसमें डिपेंडेंट ये डिफिनेशन जो फैमिली में मंथली इनकम जो होगा 12,000 पर मंथ होगा इसमें, ठीक है, मतलब 12,000 पर मंथ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। हायर अथॉरिटी का जो अपने बैंक में जो ड्राइवर का मंथली है उसको 18,500 रुपये पर मंथ मिलता है। बोर्डिंग और लॉजिंग इसमें से CCA सेंटर के लिए 70 रुपये पर डे है, और नॉन CCA सेंटर के लिए 100 रुपये पर डे है इसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट को 500 500 100 100। जो लेट सीटिंग है 8 बजे तक का है तो ड्राइवर को 100 रुपये पर डे मिलेगा इसमें, और 10 बजे के बाद उसको लेट सीटिंग के लिए 200 रुपये पर डे मिलेगा इसमें, ठीक है। ये पर डे इसका रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। उसी तरह ऑफिसर अटेंड बाय ऑफिस फॉर पर्सनल ड्राइवर ऑन संडे, उसको 500 रुपये, और फॉर असिस्टेंट बाय एग्जीक्यूटिव उसको भी 500 रुपया रिम्बर्समेंट किया जाएगा। टैक्स इंजम्पशन देख लीजिएगा, टैक्स इंजम्पशन ये 22-23 का है, 23-24 में बजट हुआ है तो मे भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो वो जो लगता है कि जो पूछा जाएगा वो 22-23 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा इसमें। जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो मैक्सिमम लिमिट टैक्स का कितना होगा, तो 1.5 लाख का ATC के अंतर्गत रिबेट ले सकते हैं इसमें। ग्रेजुएटिव का 20 लाख है। इनकेसमेंट ऑफ PL ऑन रिटायरमेंट का 30 लाख है इसमें, ठीक है। रेंट, ध्यान रखें, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय एक्सीड 1 लाख, तो इसका जो फॉर्म होता है वो 12BB होता है, 12BB, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 10 से 5 लाख तक का इसका एग्जाम्पशन है। पोस्ट ऑफिस सेविंग में जो इंटरेस्ट है वो 3500 रुपया इसमें इंडिविजुअल में, और ज्वाइंट अकाउंट में 7,000 तक का एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ATC का ऑलरेडी पता है कि लिमिट जो है 1.5 लाख का लिमिट होता है। एडिशनल अगर NPS कंट्रीब्यूशन करते हैं वो आता है 80 CCE में आता है, जो कि अमाउंट 50,000 होता है इसमें। TDS डिफॉल्ट, ये TDS फर्निशिंग अगर क्वार्टरली नहीं करते हैं तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और सर्टिफिकेट फेल्यूर ऑफ इशू सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिटेक्टेड सोर्स, उस केस में 100 रुपया पर डे के हिसाब से वो देना पड़ेगा सर। हियरिंग इम्पेयर्ड का जो डिफिनेशन होता है उसमें लॉस ऑफ 60, ध्यान रखिएगा 60 डेसिबल और मोर लॉस होना चाहिए हियरिंग इम्पेयर्ड में। न्यूली इंट्रोड्यूस अलाउंसेस, में ध्यान रखिएगा जो लर्निंग अलाउंसेस है ऑफिसर के लिए 700 रुपया है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। लोकेशन अलाउंसेस 700 रुपया, लर्निंग अलाउंसेस 600 रुपया है इसमें, ठीक है। लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ऑफिसर्स के लिए। उसी तरह एनुअल इनकेसमेंट ऑफ PL, इसका जो फॉर कैलेंडर 2020 का था 5 डे था इच डे, लेकिन अगर एम्प्लॉय का एज 55 प्लस है तो उस केस में कितना होगा, 7 डेज का इनकेसमेंट होगा।
एम्प्लॉय की ऑफिस, ये एम्प्लॉय के केस में ये एप्लीकेबल है, ये भी एम्प्लॉय के केस में एप्लीकेबल है। पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ध्यान रखिएगा लेस देन 5%, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो नील होगा इसमें। 5% और 10% के बीच में है तो 5 डेज का होगा इसमें पीएलआई, और 10% टू 15% 10 डेज, और ग्रेटर देन 15% अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो 15 डेज का ले सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान रखा, एक बैंक हैज नेट प्रॉफिट, अगर बैंक का नेट प्रॉफिट है, अगर नहीं नेट प्रॉफिट है तो ओनली 5 डेज का पीएलआई मिलेगा। कुछ ये ट्रांसफर केस में जो कंपनसेशन है इसमें स्केल 1 से 3 में कितना है, 6,000 रुपया है इसमें, और स्केल 4 एंड एबव में 8,000 रुपया इसमें। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज जो है स्केल 1 वाला में 600 रुपया, स्केल 2 में 700 रुपया, स्केल 3 में 800 रुपया, और स्केल 4 में 900 रुपये का है इसमें। हॉल्टिंग अलाउंसेस स्केल 1 से 3, मेट्रो के लिए 1,000 रुपया, मेजर जो सिटी है उसके लिए 900, एरिया 1 के लिए 800, और अदर के लिए 750 है। उसी तरह स्केल 4 एंड एबव के लिए 1,200, 1,000, 900 और 850। इस ग्राफ को एक बार ध्यान रखिएगा इसमें। स्केल 1 से 3 मेट्रो 1,000, 900, 800, 750 ये हो गया। स्केल 4 एंड एबव 1,200, 1,000, 900 एंड 850। फैमिली डिफिनेशन ऑलरेडी पहले स्लाइड में दिया गया कि 12,000 रुपया पर मंथ इनकम से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें जो सम एश्योर्ड ऑफिसर के केस में 4 लाख रुपया, और सब स्टाफ या क्लर्क के केस में 3 लाख रुपया होते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज का होता है इसमें, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का आप वो एक्सपेंसेस ले सकते हैं इसमें। मैटरनिटी बेनिफिट होता है, नॉर्मल केस अगर है तो 50,000 रुपया, और सीजेरियन केस है तो उसमें 75,000 रुपया इसमें। हॉस्पिटल का डेफिनेशन है पेशेंट इन 10 इन पेशेंट बेड्स इन टाउन, ठीक है, हैविंग ए पॉपुलेशन लेस देन 10 lakhs, ठीक है, उसमें 10 बेड का वो होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, और पॉपुलेशन जिस एरिया का 10 लाख से ऊपर है उस केस में 15% वाले बेड हॉस्पिटल होना चाहिए। ये हॉस्पिटल का डेफिनेशन दिया गया है इसमें। मैंडेटरी लीव पॉलिसी जो 10 डेज कंटिन्यूअस लीव इन कैलेंडर ईयर विदाउट पैरेड एवर नोटिस, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पशन जो है जो रिटायरमेंट जिसका जून तक में है इसमें, ठीक है, अप टू जून है तो वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, या अंडर सस्पेंशन या लॉस ऑफ पे है, ठीक है, मोर देन 20 वर्क डेज पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें। ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर ऑफ ड्यूरिंग मैंडेटरी लीव, ध्यान रखिएगा इसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है वो 31 दिसंबर से पहले ये मैंडेटरी लीव का प्रोसेस ऑलरेडी ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था इसमें। कस्टमर राइट पॉलिसी, तो डोर स्टेप बैंकिंग है, 70 साल या उससे ज्यादा को सीनियर सिटीजन को डोर स्टेप हम लोग बैंकिंग प्रोवाइड करें, जिसमें कि बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी होगा, जैसे कि पिकअप कैश हो गया, डिलीवरी ऑफ डीडी हो गया, सबमिशन ऑफ केवाईसी हो गया, लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, इसमें ये सब हम बेसिक फैसिलिटी जो सीनियर सिटीजन 70 एंड मोर है उसको हम लोग देंगे इसमें, सॉरी मोर देन 70 ईयर को। इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ एनी चेंजेस, अगर किसी भी तरह का कोई चेंजेस कंडीशन या टर्म और कंडीशन में हम लोग करते हैं इसमें, तो उसके लिए कस्टमर को 1 मंथ पहले इंफॉर्मेशन देना होता है इसमें। बैंक विल एक्नॉलेज ऑल द फॉर्मल कंप्लेंट, बैंक जितने भी कंप्लेंट बैंक में आए हैं उसको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है, 3 दिन के अंदर करना पड़ता है, और इसका जो रिजॉल्व है वो 30 दिन के अंदर कर देना होता है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन बट हाँ फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिएगा अगर ब्रांचेस में इस तरह का कोई चेंजेस कहीं चेंजेस होता है, बैंक में डिसकंटिन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चेंज होता है, या रिलोकेशन ऑफ ऑफिसेज होता है, या चेंज इन वर्किंग आवर होता है, या टेलीफोन नंबर चेंज होता है, या क्लोजर ऑफ एनी ब्रांचेज या ऑफिस होता है, तो कस्टमर को एडवांस में 30 दिन का नोटिस देना होता है इसमें, इस चीज को ध्यान रखिएगा इसमें। दूसरा ये 60 डेज का है, तो ध्यान रखिए विदाउट हैविंग टू पे रिवाइज्ड चार्ज और इंटरेस्ट विद इन 60 डेज ऑफ द नोटिस, मतलब कस्टमर जो है customer may provide option to close the account or switch to any other eligible account without having to pay revised or charge within 30 दिन के अंदर वो satisfied नहीं है ऊपर के चेंजेस है तो 60 दिन के अंदर वो स्विच ओवर कर सकता है या अकाउंट को क्लोज कर सकता है विदाउट एनी चार्जेस।
तो इसमें दो क्वेश्चन होंगे, एक तो 30 दिन का नोटिस कस्टमर को देना पड़ेगा किसी भी तरह का अगर चेंजिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह चेंजिंग करने मतलब क्या प्रोडक्ट का या रिलोकेशन ऑफिस कर रहे हैं वर्किंग आवर का या टेलीफोन नंबर के या क्लोज कर रहे हैं ब्रांच या ऑफिस को, तो 30 दिन का कस्टमर को नोटिस देना पड़ेगा। और 60 दिन के अंदर कस्टमर अगर कुछ अकाउंट्स को क्लोज या स्विच करता है तो उसको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी जो है ये दो प्रिंसिपल इसका देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ये दो चीज को ध्यान रखिएगा इसमें, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। टाइप ऑफ कस्टमर जो और मैक्सिमम लाइबिलिटी जो है इसमें, इस अमाउंट को ध्यान रखिएगा, 10,000, 25,000 और 5,000 इसमें। मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ BSBD अकाउंट 5,000 तक का होगा। ऑल करंट अकाउंट कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट क्रेडिट कार्ड विद इन लिमिट एबव 5 लाख, ठीक है, उसमें भी 25,000 पे मैक्सिमम लाइबिलिटी होगा इसमें। और इसका जो है इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड गिफ्ट में मैक्सिमम लाइबिलिटी 10,000 रुपया होगा इसमें। करंट CC/OD अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल विद एनुअल एवरेज बैलेंस लिमिट अप टू 25 लाख, इसमें भी 10,000 का। क्रेडिट कार्ड के केस में जो अप टू 5 लाख का लिमिट है, 5 लाख का लिमिट है तो 10,000 का, और लेकिन 5 लाख से ज्यादा का लिमिट है तो 25,000 का लाइबिलिटी होगा। टाइम टेकन फॉर रिपोर्ट ऑफ प्रूडेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करते हैं कस्टमर के साथ तो जीरो लाइबिलिटी होगा। 4 से 7 दिन में तो जो ऊपर का टेबल जो भी लोड होगा, और 7 दिन से बियॉन्ड होता है तो मैक्सिमम 25,000 या फिर रिपोर्टेड विद इन 30 डेज का इसमें, ठीक है। हाँ, इसकी डिटेल ऑलरेडी भारती में हमने डाला है, एक बार भारती को मतलब इसकी डिटेल को देख लीजिए। भारती में फ्रेंड्स ऑलरेडी पता है कि उसको एक्सपेंड करके काफी चीज को दिया गया है इसमें, इस वीडियो के थ्रू जस्ट एक रिकॉल करने के लिए हमने इस चीज को डाला है। पेमेंट ऑफ पेनल इंटरेस्ट फॉर डिलेड क्रेडिट और रिफंड ऑफ NEFT, ठीक है, इस केस में क्या होगा, करंट जो RBI LF रेपो रेट है प्लस 2% का पेनल्टी होगा। ATM इफ नॉट रिजॉल्व, ATM का अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो 100 रुपये, ध्यान रखिएगा 100 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा इसमें। डिले इन डिसबर्समेंट इन रिवाइज पेंशन, पेंशन का डिले के केस में 8% होगा, ठीक है, 8% हम लोग को इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट ध्यान की 15 डेज जो है इसमें, अगर कोई लोन क्लोज कर दिया गया है तो डॉक्यूमेंट या सिक्योरिटी को जो वापस करने का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम मतलब 50 डेज के अंदर उसको वापस कर देना है अगर रिपेमेंट या अकाउंट क्लोज हो चुका है तो। ऑलरेडी अमाउंट इन फिगर क्या है, कटसी अमाउंट है इसमें, और वर्ड क्या है, लीगल अमाउंट है। इन ऑपरेटिव अकाउंट ऑलरेडी पता है कि 24 मंथ तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन SBI करंट अकाउंट में नहीं होता है तो वो इन ऑपरेटिव अकाउंट या डॉर्मेंट अकाउंट होता है। इन ऑपरेटिव अकाउंट 10 ईयर एंड अबव, ये कहाँ चला जाता है इसमें, इन ऑपरेटिव 10 ईयर इफ इट इज कंटिन्यूस टू बी इन ऑपरेटिव फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर, ठीक है। ये हमारा चला जाता है इसमें कहाँ, अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट होता है 10 ईयर, 10 ईयर अनक्लेम डिपॉजिट होता है। अगर इन ऑपरेटिव अकाउंट 8 साल तक किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो वो कहाँ जाता है इसमें, अनक्लेम डिपॉजिट में जाता है इसमें। मॉनिटरिंग रिपोर्ट अकाउंट बाय द जनरेटिंग रिपोर्ट थ्रू, इसका जो इन ऑपरेटिव अकाउंट का जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट होता है वो RRB 25 से RPT 1 है इसका, ठीक है। ये वर्ड को याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें विशिंग क्या होता है, विशिंग सिंपली है कि वॉइस एंड फिशिंग वेयर साइबर क्राइम कॉल, ध्यान रखिएगा, फिशिंग कॉल टू विक्टिम ओवर फोन, कॉल टू विक्टिम ओवर फोन विशिंग हो गया इसमें। स्पूफिंग क्या हो गया इसमें, ईमेल और मेक ए कॉल टू अदर पर्सन यूजिंग ए फेक ईमेल आईडी, ठीक है, स्पूफिंग हो गया इसमें। इस दो चीज को ध्यान रखिएगा। अब विशेष डिटेल में भारतीय में देख लीजिएगा, लेकिन जो बेसिकली एग्जाम के पॉइंट के व्यू से जो क्वेश्चन को देखते ही या क्वेश्चन के वर्ड को देखते ही वो आपको समझ में आ जाए तो उसके लिए मैंने इसको रेड किया है इसमें। विशिंग मतलब सिंपली वॉइस, वॉइस या साइबर क्रिमिनल कॉल टू विक्टिम ओवर फोन, विशिंग ओवर फोन हो जाएगा, स्पूफिंग हो जाएगा ईमेल, ध्यान रखिएगा, फेक ईमेल। दामोदरन कमेटी, दामोदरन कमेटी, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन दामोदरन बैंक हैज अपॉइंट चीफ CCSO, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, दामोदरन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था इसमें। कस्टमर रिलेशन प्रोग्राम कंडक्ट ट्वाइस, 2 बार होता है इसमें, के RO लेवल पे होता है इसमें, साल में 2 बार RO लेवल पे होता है। कस्टमर डे कौन सा होता है, 15th ऑफ एवरी मंथ,
कस्टमर डे होता है, अगर वो मंथ में 15 हॉलीडे है तो नेक्स्ट मंथ में होगा, और उसका जो टाइमिंग होगा, मतलब कस्टमर डे का जो टाइमिंग है वो क्या है, 3 PM to 5 PM है इसमें। और ये कब होता है, हर एक 15th ऑफ एवरी मंथ पे होता है इसमें। टाइम शेड्यूल ऑफ रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जनरल कंप्लेन है, उसका रिड्रेसल 15 डेज के अंदर हो जाना चाहिए था। पीएम ऑफिस से कोई कंप्लेन आया तो उसका भी रिड्रेसल 15 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। कंप्लेन अगर आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमपी या बीबीआई के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है तो वो भी 15 डेज के अंदर होना चाहिए था इसमें। और एटीएम कंप्लेन रिलेटेड टू डिस्पेंशन ऑफ कैश में 7 वर्किंग डेज में, ठीक है। एक चीज इसमें एटीएम वाले में क्या था, इसमें T+5 कैलेंडर डे है इसमें। एक चीज वो भी ध्यान रखिएगा, T+5 कैलेंडर डे जो फील्ड ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, वो T+5 में वो रिटर्न आ जाते हैं। नहीं आने पे तो 100 रुपए का पर डे कस्टमर को कंपनसेशन देना पड़ेगा इसमें। कंप्लेन रिलेटेड टू पोस्ट में कितने दिन का होता है, पोस्ट ट्रांजेक्शन में 45 डेज का है इसमें। विसल ब्लोअर पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी जो कंप्लेंट होता है उसको विसल ब्लोअर कहते हैं इसमें, और पॉलिसी को विसल ब्लोअर पॉलिसी कहते हैं। PIDPI, ध्यान रखिए, PIDPI क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, ठीक है। CBC का हेड ऑफिस कहाँ है इसमें, न्यू दिल्ली में इसमें। इसमें क्वेश्चन क्या होंगे, कंप्लेंट कौन होगा, कंप्लेंट को क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर, और पॉलिसी को विसल ब्लोअर पॉलिसी, और PIDPI इसका फुल एक्सपेंड को ध्यान रखिएगा इसमें। गाइडलाइन देखिए, इसमें जो ऑडिट से रिलेटेड गाइडलाइन है, कॉन्करेंट ऑडिट से जो बैंक इज रिक्वायर्ड टू कवर मिनिमम 50% ऑफ डिपॉजिट एंड 50% ऑफ एडवांस अंडर कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है। कॉन्करेंट ऑडिट अंडर मतलब 50% ऑफ डिपॉजिट एंड 50% एडवांस का कॉन्करेंट ऑडिट बैंक को करवाना है इसमें। कॉन्करेंट ऑडिटर का जो होगा इसमें, वो सिलेक्शन में मतलब कौन से कैडर का होगा इसमें, स्केल का होगा, स्केल 2 से लेके स्केल 4 तक का हो सकता है, लेकिन वो रिटायर्ड स्टाफ अगर है तो स्केल 2 से स्केल 4 के बीच में वो रिटायर्ड हुआ होगा इसमें। करंट चार्टर अकाउंट के केस में जो ब्रांचेज है वो वेरी लार्ज ब्रांचेज में तो अप टू 50 करोड़ तक का उनको अलॉटमेंट कर सकते हैं इसमें। उसका जो रिम्बर्समेंट है जो एक्सटर्नल ऑडिटर का, वो कितना है, 10,000 प्लस 1,000 प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 3 ब्रांच इसको अलॉट किया जा सकता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काफी है उसमें, सर्कुलर में जस्ट एक रिकॉल करने के लिए इसको ध्यान रखिएगा, सीसीटीवी फुटेज के केस में 90 डेज का इसमें, ठीक है, ये रिकॉर्ड हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है इसमें। अमाउंट इन्वॉल्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसमें। इसमें जो 10,000 से लेकर 1 लाख तक का कोई अमाउंट इन्वॉल्व है तो उसकी जो रिपोर्टिंग, कंप्लेन की रिपोर्टिंग कहाँ होगी, लोकल पुलिस स्टेशन पे होगी इसमें, ठीक है। 1 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में इन्वॉल्विंग है तो वो कहाँ होगा रिपोर्टिंग, सीआईडी या ईओडब्ल्यू ऑफ स्टेट में होगा इसमें, ठीक है। 3 लाख से लेके 25 करोड़ तक है तो सीबीआई में होंगे इसमें, लेकिन ध्यान रखिए अगर स्टाफ उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो कहाँ होगा, एसीबी, एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ सीबीआई। अगर स्टाफ इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफ सीबीआई में रिपोर्टिंग होगी। कहाँ से कहाँ तक के अमाउंट, 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक के अमाउंट। 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ सीबीआई में लॉस्ट होंगे, कहाँ लोग होंगे, बीएसएफसी, मतलब सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल में, बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल में लॉस्ट किए जाएंगे। 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के अमाउंट, और 50 करोड़ से ऊपर के अमाउंट कहाँ लॉज होंगे, वो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हेड ऑफिस दिल्ली। तो इसमें एक चीज फिर से इसको देख लीजिए, 10,000 से 1 लाख लोकल पुलिस स्टेशन, 1 लाख से लेकर 3 करोड़ तक था सीआईडी या ईओडब्ल्यू ऑफ स्टेट, 3 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक सीबीआई, स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है तो एसीबी ऑफ सीबीआई, और अदर है तो ईओडब्ल्यू ऑफ सीबीआई। 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का बीएसएफसी, और 50 करोड़ से ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। FMS 2 और 3 का जो रिपोर्टिंग नाबार्ड का होता है वो क्वार्टरली बेस पे होता है। ये फ्रॉड से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग नाबार्ड को हम लोग भेजते हैं इसमें। अगर सीबीआई के द्वारा कोई इनपुट सॉर्ट किया गया है बैंक से तो वो 4 दिन से के अंदर उसको जवाब दे देना पड़ेगा, मतलब 4 दिन से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए, मतलब 4 दिन के अंदर उसको जवाब दे देना चाहिए। काउंटरफेट जो बैंक नोट स्टम्प का साइज है 5 सेंटीमीटर मल्टीपल 5 सेंटीमीटर का साइज होगा। डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स अप टू 4, ठीक है, पीसेस, ठीक है, ये कहाँ जगह, सेंट बाय नोडल ऑफिसर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा इसमें। और फॉर डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स ऑफ 5 और मोर, 5 और मोर के केस में कहाँ जगह, इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन फॉरवर्डेड इमीडिएटली बाय द नोडल बैंक ऑफिसर टू लोकल और पुलिस अथॉरिटी।
जो यूज मैग्नीफाई क्लासेज या यूवी लैंप है, ऑल चेक पे, ऑल चेक 1 लाख, 1 लाख से ऊपर के सभी चेक पे ये यूज होगा। इसमें जो हाई वैल्यू का चेक होता है वो उसके अमाउंट जनरल कितना होता है, 1 लाख एवं के अमाउंट को हम लोग हाई वैल्यू चेक करते हैं इसमें। पीपीएस, पीपीएस का जो अब अमाउंट हो गया 50,000 और एबव का हो गया इसमें, ठीक है। पॉजिटिव पे स्कीम्स, ठीक है, इसका जो अमाउंट है इसमें अब कितना हो गया, 50,000 एंड एबव। डेबिट कार्ड पॉलिसी में ध्यान रखिएगा, जो कस्टमर का कंप्लेन है, कंप्लेंट डज नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द बैंक विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग कैन बी अप्रोच। तो कहाँ अप्रोच किया जाएगा, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, अब इसका नाम चेंज हो गया, इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। एनसीपीआर फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर। टाइप ऑफ डेबिट कार्ड जो रुपे क्लासिक इसमें इशू किया जाता है, सेविंग एंड करंट अकाउंट में इशू किया जाता है। पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड इशूड इन एसबीबीडीए अकाउंट में किया जाता है। एसबीबीडीए अकाउंट में पीएमजेडीवाई एक डेबिट कार्ड, और नॉर्मल जो सेविंग करंट अकाउंट में रुपे क्लासिक कार्ड इशू किया जाता है इसमें, ठीक है। जो पिन होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ध्यान के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो 4 डिजिट का होता है इसमें, और ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है। प्रेजेंट पे जो क्लासिक डेबिट कार्ड का जो लिमिट है इसमें, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 कैश विड्रॉल का लिमिट है, और पॉज के केस में या या ई कॉमर्स के केस में डेली जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60,000 है इसमें, ध्यान रखिएगा। 25,000 कैश विड्रॉल के केस में, और 60,000 पॉज या इकोनॉमिक्स, सॉरी, ई कॉम के केस में, ई कॉमर्स के केस में 60,000 और 25,000, इसको ध्यान रखिएगा इसमें। टी टर्न अराउंड टाइम, डेबिट कार्ड इशू करने का जो टाइम है वो कितने मिनट, मतलब कस्टमर के रिक्वेस्ट के बाद 30 मिनट के अंदर डेबिट कार्ड हम लोग को इशू कर देना है। सीसो, सीसो जो होता है इसका जो रैंक होता है वो चीफ मैनेजर से बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, इसको ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। रूट किट यूज टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस, रूट टू एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस। बूटनेट क्या हो गया इसमें, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रोबोट्स हो गया इसमें। बूटनेट को हम लोग ऑल्सो ध्यान रखिएगा, बूटनेट ऑल्सो कॉल्ड जॉम्बी आर्मी, जॉम्बी आर्मी। रैंसम, रैंसम क्या है, बाय लॉकिंग द यूजर फाइल अनलेस रैंसम इज पेड, जब तक कि रैंसम पेड नहीं किया गया तब तक यूजर फाइल को लॉकिंग किया जाता है। रैंसम वेयर कहते हैं इसको, स्पूपिंग बाय प्लस, हाँ स्पूपिंग देखते हैं, स्पूपिंग का इसको ध्यान रखिएगा इसमें। जो फ्लैशिंग डाटा होता है इसमें, इसको एक चीज ये वर्ड को ध्यान रखिएगा इसमें। मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक में क्या, अटैकर सीक्रेटली रिले एंड possibly alter the communication between two parties who believe they are directly communicate with each other, man in the middle attack कहलाएंगे इसमें। ईमेल पॉलिसी, ईमेल पॉलिसी का जो पासवर्ड होगा, ईमेल पॉलिसी में जो मेल का पासवर्ड होगा वो 6 मिनिमम 6 कैरेक्टर का हो, उसमें स्टोरेज स्पेस कितना है, 100 MB का स्टोरेज है इसमें, ठीक है। 2 साल तक डाटा सर्वर पर रखना है, सर्वर पर लाइव पे रखना है इसमें, और 5 ईयर तक रखना है। 5 ईयर पर डाटा आर केप्ट इन सेपरेट स्टोरेज पे रखना है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। रिटेंशन पीरियड जो ईमेल का होता है वो 7 ईयर का होता है इसमें। अवेयरनेस या प्रमोशनल ईमेल्स का 6 मंथ का है इसमें। प्रपोजल ऑफ आईटी, डिस्पोजेबल ऑफ आईटी हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के केस में मोर देन 5 ईयर, और सर्वर और यूपीएस मोर देन 7 ईयर। जो बुक वैल्यू होगा वो ₹1 होगा। मिनिमम 5%, ये ध्यान रखिए, मिनिमम 5% ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ न्यू पीसी ऑफ लोएस्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगर अदर रिस्पेक्टिव आइटम, इसको ध्यान रखिएगा इसमें। हार्डवेयर मोर देन 5 ईयर, और सर्वर एंड यूपीएस 7 ईयर्स में, बुक वैल्यू कितना है, ₹1। मोबाइल बैंकिंग पॉलिसी, यूजर आईडी एक्सपायरी पीरियड होता है 180 दिन का होता है इसमें, ठीक है। लॉगिन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, लेकिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड का एक्सपायरी होता है 180 दिन का होता है। सेशन एक्सपायरी टाइम होता है 8 मिनट का होता है इसमें। पासवर्ड का लेंथ होना चाहिए मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, और मैक्सिमम 28 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैक्सिमम स्टेप फॉर साइन इन के लिए 5 होगा, और ट्रांजेक्शन के लिए 4 होगा इसमें। जो बैंक इशू करता है वो 128 बिट इंक्रिप्शन यूज करता है।
बूटनेट को ऑल्सो लोग जॉम्बी आर्मी ऑलरेडी कहते हैं। इसमें SCAD है, इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन ऑफिसर हु हैव एटलीस्ट 3 ईयर, ध्यान के 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रेफरली विद CISA DISA CISM और CISSP और सिमिलर। ठीक है, कहाँ पोस्टेड होगा, इसके ऑडिट सेल एट IAD डिपार्टमेंट HO पे होगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सेफ डिपॉजिट लॉकर में है, इसका जो नॉमिनेशन होगा अप टू टू नॉमिनेशन इसमें हम लोग कर सकते हैं। स्पोक्स पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, ठीक है, कौन है, चेयरमैन सर है इसमें। ठीक है, IRDA द्वारा 3 लाइफ लाइफ का, 3 नॉन लाइफ का और 3 हेल्थ इंश्योरेंस का अप्रूवल दिया गया है इसमें। ऑलरेडी डिटेल दिया गया है इसमें कि ये तीन अलग अलग कौन सा है, हेल्थ का जैसे केयर का हो गया, इसमें 3 में जैसे अलग अलग दिया गया है, उसको आप एक बार भारतीय में देख लीजिएगा इसमें कंप्लीट। डीबीजीबी संजीवनी का प्रोग्राम चला था इसमें बैंक में 17/10/2022 से लेकर 31/12/2022 तक चला था, 11 वीक के लिए। इसमें जो मेन फोकस था कौन सा एरिया था, कासा, एडवांस रिकवरी, सास्कल, FI, थर्ड पार्टी बिजनेस एंड डिजिटलाइजेशन था इसमें। इसका जो टोटल जो ब्रांचेस का जो था इसमें, किसके लिए इसमें अवार्ड के लिए इसमें, तो वो 16 ब्रांचेस था इसमें। मार्किंग देखते हैं इसका कैसे क्या था इसमें। मार्किंग जो था इसको ध्यान रखिएगा, वन करंट अकाउंट इक्वल टू 10 SBI अकाउंट्स। इसमें सास्कल रिडक्शन मैक्सिमम 5, इंश्योरेंस 5, PMSBY 2 मार्क्स, PMJGBY 3 मार्क्स, APY 5 मार्क्स था। आधार सीटिंग का ध्यान रखिएगा 30% और 80%, कितना 5 मार्क्स, और मोबाइल सीटिंग का कितना था 40% और 80% के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये कितना मार्क्स था, 5 मार्क्स था इसमें। प्रिंसिपल ऑफ 3CS, 3CS कौन सा, कमिटमेंट, क्लैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। बस इसका एक FDR RE पे, एफ FDR FDR EPA। ठीक है, न्यू मेन्यू ये था इसमें, किसके लिए था इसमें, CIF ID मिसमैच के लिए ये न्यू मेन्यू मेन्यू को क्रिएट किया गया था इसमें। सिविल का जो आइकॉन आई स्कैन है, जो रिपोर्ट है इसमें, उसका जो फी है वो 30 रुपया है इसमें, जिसमें 25 प्लस 18 रुपया GST इसमें। किसके लिए यूज होता है, ये अपने करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए ये चार्ज लिया जाता था। तो एक ध्यान रखिएगा कि बोरोवर 5 करोड़ बैंक कैन ओपन करंट अकाउंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, बोरोवर, ठीक है, 5 करोड़ लिमिट अगर लेस देन 5 करोड़ है तो करंट अकाउंट बिना बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ओपन किया जा सकता है इसमें। माइनर के केस में ध्यान रखिएगा, माइनर के केस में 18 साल से नीचे वाले को माइनर कहते हैं, जिसमें कि 10 साल से ऊपर अपना सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं, और 10 साल से नीचे वो ऑपरेट क्या होते हैं, वो अंडर गार्जियनशिप ऑपरेट किए जाते हैं इसमें। ऑपरेटिव अकाउंट ऑलरेडी पता है कि 24 मंथ तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन उसे अकाउंट में नहीं होता है, तो वो इन ऑपरेटिव अकाउंट कहेंगे इसमें। ट्रांजैक्शन करने मतलब कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इन ऑपरेटिव अकाउंट ये अनक्लेम डिपॉजिट फॉर 10 ईयर, मतलब 10 साल तक किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में नहीं हुआ है तो वो अनक्लेम डिपॉजिट में चले जाएंगे इसमें। इंटीग्रिटी पैक्ट, हाँ, इंटीग्रिटी पैक्ट है, ये जो 20 लाख इंटीग्रिटी पैक्ट एप्लीकेबल किस अमाउंट पे होंगे, 20 लाख मोर देन 20 लाख पे होंगे। जो CBO है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे इसमें। IM इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर, IM इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर होंगे इसमें। उसका जो रेमुनरेशन है इसमें कितना है, 10,000 रुपया इसमें। अभी वर्तमान में कौन है, डॉक्टर शरद कुमार आचार्य है इसमें। फाइनेंशियल पावर जो है इसमें, वो विदाउट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस केस में, डिसिस्ट के केस में। ध्यान रखिएगा 25,000 स्केल 1 पर, स्केल 2 35, 3 50, 4 1 लाख, और 4 रीजनल ऑफिस 1 लाख, स्केल 5 3 लाख, और रीजनल ऑफिस मतलब RO लेवल का जो अगर 5 है तो वो 5 लाख होंगे इसमें। ठीक है, मतलब स्केल 1 25, 2 35, 3 50, 4 1 लाख। रीजनल ऑफिस स्केल 4 के हैं तो 3 लाख, और रीजनल ऑफिस अगर स्केल 5 के हैं तो 5 लाख। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी केस में जो चेयरमैन साहब या GM साहब के पावर है वो फुल पावर होते हैं इसमें।
और विथ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में या सक्सेशन सर्टिफिकेट के केस में जो पावर होता है सभी स्केल को फुल पावर दिया जाता है इसमें। वैल्यूएशन वैल्यूएशन रिपोर्ट शुड नॉट बी मोर देन एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इफ बुक आउटस्टैंडिंग 20 lakhs and above, ठीक है। वैल्यूएशन रिपोर्ट शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख इफ बुक आउटस्टैंडिंग 20 lakhs, 20 लाख के ऊपर के केस में वैल्यूएशन रिपोर्ट एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 करोड़ लेटेस्ट वैल्यू रिपोर्ट चाहिए इसमें, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अप टू 25 lakhs वेरीफाइड वन ऑफिसर करेंगे और 25 लाख से ऊपर वाले में दो ऑफिसर वेरीफाइड करेंगे, जिसमें कि एक स्किल 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब स्किल 2 मस्ट है इसमें। लोक अदालत का जो अमाउंट है वो 20 lakhs का अमाउंट है इसमें। इसकी जो डिग्री होती है वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट डिग्री होती है इसमें। सर्फ सरफेसी, इसका फुल फॉर्म को याद रखिएगा, सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है, 2002। डीआरटी का जो केस होगा उसमें वो 20 lakhs एंड एबव में डीआरटी के में केस जाएंगे। जो अमाउंट है उसको 20 lakhs एंड एबव है, लोक अदालत में अप टू 20 lakhs है। डाउन पेमेंट जो होंगे इसमें, ठीक है, डाउन पेमेंट जो कंप्रोमाइज के केस में जो अप फ्रंट पेमेंट या डाउन पेमेंट होंगे वो 10% होंगे इसमें। ओटीएस प्रपोजल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन टाइम पीरियड कितना है, 15 days। विलफुल डिफॉल्टर पे ध्यान रखिएगा, 25, ये विलफुल डिफॉल्ट 25 lakhs एंड एबव, 25 lakhs एंड एबव इसमें। क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर किसका रिकमेंडेशन, जेपीसी रिकमेंडेशन था इसमें। हायर इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन, ये रिकमेंडेशन किसका था इसमें, श्री एम नरसिम्हन का था इसमें रिकमेंडेशन। टर्म लोन एनपी क्या कैसे होता है इसमें, 90 days तक अगर ये इंटरेस्ट या इसका इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवरड्यू रहता है तो वही 90 days के बाद एनपीए में चला जाएगा इसमें। उसी तरह सीसी का अलग अलग है इसमें, ऑलरेडी आपको पता होगा। सीसी इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिमिट नॉट रिव्यूड या रिन्यूड विद इन 180 डेज, इसको ध्यान रखिएगा। तो उस केस में भी ये अकाउंट एनपीए में चले जाएंगे। सीसी के केस में ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ ऑर्डर, और टर्म लोन के केस में क्या होता है, ओवरड्यू। टू क्रॉप सीजन 24 months और वन क्रॉप सीजन लॉन्ग टर्म जो होता है वो 18 month का होता है इसमें। जो केसीसी जो एनपीए होता है वो टू क्रॉप सीजन होता है इसमें, टू क्रॉप सीजन होता है या वन क्रॉप सीजन, मतलब अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का अगर है एग्रीकल्चर तो वन क्रॉप सीजन, और शॉर्ट टर्म का है तो टू क्रॉप सीजन के बाद वो एनपीए हो जाएगा इसमें। सेम स्लाइड में भी वही दिया गया है इसमें। कैलकुलेशन में होता है कि ऑल अकाउंट्स ऑफ द बोरिंग आर टू बी क्लासिफाइड एनपीए इफ वन अकाउंट, अगर एक अकाउंट एनपीए तो सारे अकाउंट्स को भी एनपीए क्लासिफाइड करना पड़ता है। स्लाइड में देखते सच एन एसेट इज नॉट एनपीए, इस तरह का एसेट्स एनपीए नहीं होता है। एडवांस्ड अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी या एलिजिबल फॉर सरेंडर, मतलब एलआईसी के एलआईसी के अगेंस्ट लोन दिए हुए, इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र, ठीक है, इस केस में जो है लोन अकाउंट एनपीए नहीं होता है इसमें। कुछ ये प्रोविजनिंग का है इसमें, जो डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर या स्मॉल एंड माइक्रो सेक्टर के लिए जो प्रोविजनिंग होगा वो 0.25% होगा इसमें, ठीक है। सीएसई कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो होगा 1% होगा। अगर यहीं पे सीएसई ये हाउसिंग रहता है इसमें, ठीक है, हाउसिंग रहता है इसमें इंडिविजुअल, तो उस केस में कितना होता है, 0.75% इसमें। और अदर जो ऑल अदर लोन एंड एडवांस नॉट इंक्लूड, इस दोनों में जो नहीं है उसके लिए जो होगा प्रोविजनिंग 0.40% होगा। ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है इसमें। एनपी के केस में इसमें स्टैंडर्ड जो ये 0.25 जो था वो उसी की बात हो रही थी, जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर होती है या एसएमई होते हैं उसमें। सब स्टैंडर्ड के केस में ध्यान रखिएगा, जो सिक्योर या अनसिक्योर दोनों केस में 10% है इसमें, डाउटफुल के केस में 20%, और डाउटफुल 2 के केस में 30%, डाउटफुल 3 के केस में 100% है इसमें, लॉस के केस में 100%। इसको याद करने का सिंपली तरीका है 10, 20, 30, 100। बाकी ये सब स्टैंडर्ड 10, अब बाकी जो दूसरे जो डाउटफुल कैटेगरी हो गया उसमें अनसिक्योर जितने हैं सारे में 100 हो गए इसमें। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं इसमें।
सब स्टैंडर्ड कितने हैं, 10-10 हो गया इसमें। डॉटफुल में 20 और 100 हो गया। डॉटफुल 2 में 30 100, डॉटफुल 3 में 100 100, और ये लॉस में 100 100 है इसमें, ठीक है। पीरियड इसका दिया गया है इसमें, जो सब स्टैंडर्ड का है अप टू 1 ईयर का, डॉटफुल में सेकेंड ईयर रहेगा, और डॉटफुल 2 में थर्ड और फोर्थ ईयर, और डॉटफुल 3 में फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड होंगे इसमें। जो स्पेशल ओटीएस है इसमें, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जो सेटलमेंट का परसेंटेज है, सिर्फ 75% सब स्टैंडर्ड में, डॉटफुल में D1 में 70%, D2 में 60%, D3 में 50%, और लॉस में 50% होगा इसमें। नारी ई शक्ति का जो एज है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक है इसमें। इसमें नेट मंथली इनकम जो होगा 10,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए। लोन अमाउंट 1 लाख रुपया होगा मैक्सिमम, ठीक है। और जो मार्जिन 10%, और रिपेमेंट जो होगा इसमें वो 48 ईएमआई में होगा इसमें। अप फ्रंट पे इसका कितना 250 रुपया इसमें। लोन अप टू 50,000 तक गारंटी की जरूरत नहीं है। 50,000 से ऊपर पे हम लोग सुटेबल गारंटी ले सकते हैं इसमें। स्कीम कोड जो होता है इसको TLPBL होता है इसमें। फ्री कोड्स हो गए NES B3 होता है, और टेबल कोड TLNES होता है इसमें, ठीक है। परमिशन डिडक्शन कितना होता है, 50% इसमें होता है। इस केस में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है इसमें, जो लॉकर लेता है तो उसे 50% तक का हम लोग कॉन्सेशन फर्स्ट ईयर दे सकते हैं इसमें। हाइपोथेकेशन का जो नंबर होता है, डॉक्यूमेंट का नंबर DVG 59 होता है, और गारंटी जो एग्रीमेंट ऑफ गारंटी उसका जो नंबर होता है DVG 109। टॉप हाउसिंग केस में देखिएगा, जो 40 लाख अप टू 40 लाख का जो इंटरेस्ट रेट अभी जो है 5.75% है, और एबव 40 लाख कितना है 6.25% सिंपल इंटरेस्ट रेट है। जो रिपेमेंट पीरियड है वो कितना कर दिया गया है, 360 मंथ कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अप टू 40 लाख 5.75%, और एबव 40 लाख 6.25% सिंपल है। रिपेमेंट पीरियड क्या है, 360 मंथ। ये कौन सा है, स्टाफ हाउसिंग की बात हो रही है, स्टाफ हाउसिंग लोन की। स्टाफ हाउसिंग लोन की बात हो रही है ये। हाँ, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये कौन सा स्कीम था, केसीसी सेचुरेशन ड्राइव कैंपेन नेम था इसमें, ठीक है। कैंपेन नेम किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। AMI देखिएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो मिनिमम जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। इसका जो क्या सब्सिडी होगा 25% या 33.33% होगा, एरिया और कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें। जो FPO जो रजिस्टर्ड FPO रजिस्टर्ड होगा, उसका जो मेंबर होगा वो 50 मेंबर होगा इसमें। MSME का जो एक रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है ऑलरेडी, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 जुलाई 2020 होगा, सॉरी, ये 2020 को रिवाइज किया गया था। 1 जुलाई 2020 से रिवाइज किया गया था। पहले इसमें सर्विस को अलग किया गया था, अब जो रिवाइज्ड है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस है दोनों को इंक्लूड किया गया है। इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट में कितना इसका होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, या प्लांट एंड मशीनरी में कहिएगा, या आप ये कह सकते हैं सर्विस जो इक्विपमेंट होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अप टू 1 करोड़। माइक्रो में होगा 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से तक होगा स्मॉल में, और 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक होगा मीडियम में। उसी तरह टर्न ओवर जो होगा अप टू 5 करोड़ माइक्रो, 5 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक का स्मॉल में, और 50 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ तक का मीडियम में होगा इसमें टर्न ओवर। ध्यान रखिएगा कि अब सर्विस भी इंक्लूड हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्न ओवर सेम होगा। न्यू लोन सैंक्शन, ठीक है। उस केस में जो एटलीस्ट 6 PDC की जरूरत होती है CC के केस में, और टर्म लोन के केस में 24 PDC मतलब पोस्ट डेटेड चेक की जरूरत होगी इसमें, ठीक है। जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस मीनू है HSIM है इसमें, HSIM है इसमें, ठीक है। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मीनू के HSIE है इसमें। जो SHG का जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है उसमें 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इनकम जनरेशन एक्टिविटी, सोशल नीड्स लाइक हाउसिंग एंड एजुकेशन, और डेब्ट स्वैपिंग, ठीक है। इस 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा इसमें। फिक्सेशन ऑफ लिमिट मतलब किसका, केसीसी का जो फिक्सेशन ऑफ लिमिट है, तो फर्स्ट ईयर मतलब स्केल ऑफ फाइनेंस मल्टीपल एरिया कल्टीवेटेड प्लस 10%। 10% क्या चीज का, पोस्ट हार्वेस्टर हाउस होल्ड और कंजप्शन का, ठीक है। प्लस 20%। 20% किसका, लिमिट टुवर्ड्स रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस
क्रॉप इंश्योरेंस, ये क्रॉप इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस। मतलब फर्स्ट फर्स्ट ईयर क्या इसका लिमिट बनेगा, स्केल ऑफ फाइनेंस मल्टीपल एरिया कल्टीवेटेड प्लस 10%, 10% पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड या कंजप्शन के लिए, या ठीक है, और प्लस 20% इसमें। स्केल ऑफ फाइनेंस मल्टीपल एरिया कल्टीवेटेड प्लस 10% और प्लस 20%। सेकेंड ईयर का है, सिंपल है, सेकेंड ईयर का जो बनेगा उसमें वो 10% का उसमें ऐड हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में 10% का ऐड हो जाएगा। सो उसी तरह लिमिट जो थर्ड ईयर का बनेगा वो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर का बनेगा वो सेकेंड ईयर का जो लिमिट है उसमें फिर 10% ऐड हो जाएगा इसमें। पायस जो है इसमें जो इसका ध्यान रखिएगा, अमाउंट जो 6 रुपए का, ये ध्यान रखिएगा, एनुअल जो प्रीमियम अमाउंट 6 रुपए का, 50,000 रुपए तक का इसका जो कवर होता है इसमें, ठीक है। लोन अमाउंट 50, जो कवर होता है वो 50,000 का कवर होता है इसमें। 4 रुपया बैंक को देना पड़ता है और 2 रुपया किसको है इसमें, कस्टमर जो केसीसी अकाउंट होल्डर है उसको देना पड़ता है। PLG 50,000 इंडिविजुअल बोथ अंदर मॉडल ए और बी, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये उसमें भारतीय में दिया गया मॉडल ए और बी विथ मैक्सिमम ऑफ 5 lakhs पर GLG, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा उसमें भारतीय में, चूंकि इसको मॉडल ए और बी उसमें क्लियर किया हुआ है। ग्रेडिंग ऑफ GLG का होगा वो 6 मार्क्स होगा आउट ऑफ 10 होगा इसमें। किसके लिए, क्रेडिट लिंकेज के लिए। PMFME, एफएमई कहने का मतलब पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। इसका जो बेसिकली जो इसका जो अमाउंट, ये 5 साल के लिए स्कीम है इसमें, ठीक है। 2020-21 से स्टार्ट हुआ है और 2024-25 तक चलेगा इसमें, ठीक है। इसका जो एक वर्ड आता है ODOP, स्कीम अडॉप्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखें, जो एप्लीकेंट है वो 18 साल का होना चाहिए इसमें और 8वां पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। 8वां पास होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन जो होगा उसका वो 10% का होगा इसमें, प्रोजेक्ट कॉस्ट का। सब्सिडीज को ध्यान के, कैपिटल सब्सिडी सब्सिडी 35% या 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख होगा इसमें। और कैपिटल सब्सिडी अमाउंट कितना होगा, 30 परसेंटेज 35 lakhs या 10 lakhs मैक्सिमम होगा। जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो होगा बेनिफिशियरी का वो कितना होगा, 10% मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा। एसएचजी देख लीजिएगा, कैपिटल जो है इसमें कितना 40,000 है इसमें, और असिस्टेंट ऑफ 50,000 किस केस में, FPO और SHG और कोऑपरेटिव के केस में इसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बेसिकली है जो है इसमें, और यहाँ से इसको स्कीम, यहाँ से इसको काट दीजिए इसमें, ठीक है। ये दूसरे का कॉपी ये आ गया था इसमें, FME का यहाँ पे पेस्ट हो गया इसमें, ठीक है। इसको काट दीजिएगा इसमें। इसमें कॉलेक्टर सिक्योरिटी कितने तक का, 10 लाख तक का कॉलेक्टर सिक्योरिटी नहीं आता है इसमें। ये दो स्कीम्स को मिला के बनाता है PM RYO और EGP, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है अब जो है 50 लाख कर दिया, पहले 25 था 50 कर दिया, और सर्विस में पहले 10 था अब 20 कर दिया इसमें। एज 18 साल, 8th पास फॉर 10 lakhs मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 5 लाख सर्विस के लिए, सर्विस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए 8वें पास होना जरूरी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख और सर्विस के लिए 5 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो 8वां पास जरूरी है। जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 lakhs होगा उसमें, और सर्विस के लिए 20 lakhs होगा उसमें। जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, ध्यान रखिए, कंट्रीब्यूशन जो होगा दो कैटेगरी, दो तरह का होता है, एक तो जनरल, बाकी को अदर कर दिएगा, ठीक है। इसका जो मिनिमम जो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन होगा, जनरल कोटा में, जनरल में कितना 10% और अदर में 5%। अर्बन में अगर अगर वो प्रोजेक्ट लग रहा है तो 15% का सब्सिडी है इसमें, रूरल एरिया में है तो 25%। उसी तरह इस कैटेगरी के आते हैं तो अर्बन में 25% और रूरल में 35% होगा इसमें। ऑलरेडी हमने बताया है, जो 50 lakhs इसको कर दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग में, और जो सर्विस सेक्टर में उसको 20 lakhs कर दिया गया है। ऑफलाइन जो एडीपी ट्रेनिंग का, ऑफलाइन जो एडीपी ट्रेनिंग है वो 5 डेज, ध्यान रखिएगा 5 डेज, प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 5 lakhs के लिए 5 डेज का, और प्रोजेक्ट कॉस्ट एबव 5 lakhs 10 डेज का एडीपी ट्रेनिंग जरूरत होता है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन मोड में ध्यान रखिएगा 30 आवर और प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 5 lakhs प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 30 आवर का, और 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 60 आवर का एडीपी ट्रेनिंग जरूरत होता है इसमें। प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 2 लाख तक के लिए एडीपी ट्रेनिंग कोई जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है इसमें।
केवीआईसी का जो फी होता है वो 550 होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो फी होता है वो 550 होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा इसमें। सेकेंड लोन फॉर अपग्रेडेशन के लिए अभी नया सर्कुलर आया है, सेकेंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा यूनिट्स के लिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% का कंट्रीब्यूशन होगा ऑल कैटेगरी के लिए इसमें, और सब्सिडी होगा वो 50% और हिली के लिए 20% होगा इसमें, हिली या एनईआर स्टेट के लिए। मार्जिन मनी सब्सिडी अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ अपग्रेडेशन, ये जो नया जो सर्कुलर है अपग्रेडेशन में, मार्जिन मनी अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अपग्रेडेशन इज 1 करोड़ एंड मैक्सिमम सब्सिडी वुड भी 15 लाख। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम मतलब 1 करोड़ तक का है तो 15 लाख रुपए तक का इसका सब्सिडी होगा इसमें, और हिली या एनईआर के लिए 20% इसको मैक्सिमम सब्सिडी दिया जाएगा। ये सेकेंड जो हम लोग का अभी नया सर्कुलर जो है उसके अकॉर्डिंग। कार लोन का जो स्कीम्स है टीएल पीबीएल स्कीम्स है, इसमें नेट मंथली सैलरी इसका जो होना चाहिए 25,000 रुपया, 25 टाइम्स इसको लोन से दे सकते हैं, या 1 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, जो रिपेमेंट पीरियड होगा उसमें 24 मंथ होगा उसमें। ठीक है, रिपेमेंट पीरियड शुड नॉट बी 7 ईयर। ठीक है, हाँ, रिपेमेंट पीरियड जो होगा इसमें न्यू गाड़ी के लिए वो 24 मंथ मैक्सिमम होगा इसमें, 84 मैक्सिमम होगा इसमें। मार्जिन जो होगा कितना होगा 15%, न्यू व्हीकल के लिए 50% मार्जिन का ध्यान रखिएगा, और टाई अप अरेंजमेंट है तो 10% का मार्जिन होगा। रिम्बर्समेंट जो अगर कोई करवा रहा है और न्यू गाड़ी का इसमें, ठीक है, तो उसका जो मार्जिन रिम्बर्समेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू कार 25% उसके लिए मार्जिन चाहिए था इसमें। इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम, इंस्टा व्हीकल व्हीकल लोन स्कीम को एक बार देख रहे हैं, जो इसका असेसमेंट लिमिट है 90% ऑन रोड प्राइसेस में, मैक्सिमम कितना होगा 10 लाख होगा इसमें। फोर व्हीलर का जो होगा रिपेमेंट 100 मंथ होगा, टू व्हीलर का जो रिपेमेंट होगा वो 84 मंथ होगा इसमें। केबीजीबी कॉम्बो लोन स्कीम हाउसिंग प्लस कार्ड, जो इसका जो सेंशन लिमिट जो होगा इसमें ध्यान, हाउसिंग लोन बॉरोवर विद सेंशन लिमिट ऑफ 15 lakhs एंड एबव, ध्यान के 15 lakhs एंड एबव इसमें। मिनिमम ग्रॉस इनकम फॉर सैलरी कस्टमर के लिए 50,000 पर मंथ होगा इसमें। और जो प्रोफेशनल पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका जो आईटीआर होगा वो 6 लाख का होगा, रिपेमेंट जो है वो 84 मंथ का होगा। ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड ई व्हीकल्स, ठीक है, इसका जो स्कीम कोड है TLEVL है इसमें, और जो एडवांस कोड है इसको BEHEC है इसमें। और न्यू के लिए इसका मार्जिन मनी 10% है इसमें, रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक 25% तक का रिम्बर्समेंट मतलब वो कर सकते हैं इसमें ऑन रोड प्राइस, मतलब मार्जिन 25% के लिए, अगर पुराने जो है 3 मंथ से ज्यादा नहीं है तो उसके लिए 25%, रिपेमेंट इसका कितना 120 EMI है इसमें। प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम जो मंथली नेट मंथली सैलरी होना चाहिए 25 लाख होना चाहिए इसमें सैलरीड के लिए, अदर के लिए 3 लाख होना चाहिए था। ठीक है, 3 लाख का इनकम वो आईटीआर होना चाहिए इसमें। जो इसका जो मैक्सिमम टर्म होगा 15 ईयर का होगा TLPIP टर्म लोन का, और ओडी का होगा ODIPR इसका स्कीम्स कोड होगा। लोन अमाउंट जो इसमें होगा 2 लाख रुपया से लेके 5 करोड़ होगा इसमें, प्रॉपर्टी में जो लोन अमाउंट होगा वो 2 लाख से लेके 5 लाख 5 करोड़ तक होगा। हाँ, असेसमेंट लिमिट इसको ध्यान रखिएगा 65%। ठीक है, इसको और रिपेमेंट रिपेमेंट हो गया 180 हो गया इसमें। ठीक है, ओवरड्राफ्ट के केस में 15 ईयर, ठीक है, या अप टू 70 ईयर, ठीक है, और टर्म लोन के केस में 180 EMI या अप टू 70 ईयर, जो भी ये पहले होगा इसमें, वो रिपेमेंट कैपेसिटी में, मतलब ये लोन का जो टेन्योर होगा वो 15 ईयर तक ये कंप्लीट होना चाहिए, या 70 ईयर कंप्लीट होने पे ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। होम लोन का जो है इसमें जो अमाउंट है वो कंस्ट्रक्शन या एडिशन या परचेज ऑफ हाउस के लिए नीड बेस्ड होता है इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा जो परचेज ऑफ लैंड या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बिल्ड परचेज ऑफ लैंड या प्लॉट के लिए जो होता है वो मैक्सिमम 50 लाख तक का हो सकता है, ROC 22 के पास पावर है कि उसको 1 करोड़ रुपए तक का कर सकता है इसमें। रिपेयर इनोवेशन अल्टरनेशन का जो मैक्सिमम है वो 50 lakhs है। एक इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो अप टू 5 lakhs है वो 50% मैक्सिमम जो परमिसिबल डिडक्शन होगा। अप टू 5 lakhs 50,000 है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का 60,000 है इसमें, 10 लाख से ऊपर का 70% तक का मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन होता है हाउसिंग लोन के केस में।
मार्जिन को एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। अप टू 30 लैक्स कितना 20%, 15, इसका वो दिया हुआ है इसमें नीचे में, उसमें हमने डाला है। लोन होम लोन एबव 30 लैक्स टू अप टू 75 लैक्स 20%, होम लोन एबव 75%, 75 लैक्स 25%। इसमें जो बेसिकली ये जो डाला गया है वो इससे रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड डाला गया है इसमें। हाँ, एलटीवी एक बार देख लीजिएगा 85% अप टू 30 लैक्स 85%, लोन एबव 30 लैक्स अप टू 75 लैक्स 80%, और एबव 75 लैक्स 75%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इसमें। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मीनू जो है इसमें HINT CRET ठीक है। 30 डेज के अंदर इसको कस्टमर को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हम लोग को भेज देना जरूरी होता है इसमें। हर साल मतलब 30 अप्रैल से पहले, मार्च के बाद और 30 अप्रैल से पहले, मतलब ये जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो कस्टमर को भेज देना होता है। डीबीजीबी नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम्स फॉर पब्लिक। इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो एज है वो 40 ईयर का है इसमें। इसको ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल कस्टमर है तो 40 ईयर, लेकिन सेकंड कस्टमर हो मैक्सिमम 45 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम नेट सैलरी इसमें जो होगा वो 35,000 का होगा इसमें। ये भी नीड बेस्ड होगा। रिपेमेंट 30 ईयर, स्कीम कोड HL होगा इसमें। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ध्यान रखिएगा, इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 20 लैक्स का मिनिमम अमाउंट है इसमें। ठीक है। ओवरड्राफ्ट ओडीए टर्म लोन टू होम लोन बॉर्रोवर फॉर पर्सनल नीड्स के लिए 2 लाख रुपए मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना है 2.5 लाख, सॉरी 25 लाख। ये कुछ स्कीम्स कोड दिया गया। स्कीम्स कोड ओवरड्राफ्ट के लिए ODPRH, और टर्म लोन के लिए TLPRH इसमें। ठीक है। कंपोजिट के केस में डीबीजीबी होम लोन स्कीम्स कंपोजिट लोन। ठीक है। फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस देयर ओन। मॉरिटेरियम प्रोड्यूस केस में कितना होगा 18 मंथ्स होगा इसमें। स्कीम्स को TLHCO। सोलर पावर सिस्टम अंडर होम लोन स्कीम्स। ठीक है, इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ये फिगर को 1 kV और मैक्सिमम 5 kV का। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट लोन अमाउंट जो है वो 10 लाख का। स्कीम को TLGPL है इसमें। MCLR 8% है। MCLR का कंपोनेंट्स पूछा जा सकता है इसमें। एक बार कंपोनेंट्स को भी आप देख लीजिएगा, कंपोनेंट्स MCLR का कौन सा है इसमें। कवर फॉर ऑफ रिटेल लोन्स, इसमें जो है इसमें टेक कवर फॉर रिटेल लोन में जो कंडीशन है, स्टैंडर्ड एसेट्स होना चाहिए, करंट रेशियो 1.25 1 होना चाहिए, और 2.5 1 होना चाहिए डेब्ट इक्विटी रेशियो इसमें। एनआरएल में ऑलरेडी है जो रिवॉल्विंग फंड है 10,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 15,000 रुपये पर एसएचजी। पंचसूत्रा का रूल्स को ध्यान रखिएगा। पंचसूत्रा का रूल रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, रेगुलर रिकवरीज और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक अकाउंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। इसी वाला जो इसका लिमिट है इसमें, फर्स्ट ईयर जो डीपीएस में 6 टाइम्स या 1.5 लाख जो भी हाइयर है उसमें। सेकेंड ईयर 8 टाइम्स या 3 लाख जो भी हाइयर हो। थर्ड ईयर हो गया मिनिमम 6 लाख प्लस माइक्रो क्रेडिट प्लान हो गया इसमें। और फोर्थ ईयर कितना होगा इसमें एबव 6 लैक्स। हाँ, one woman in every SHG DLM NRL may be provided loan up to 1 lakhs under मुद्रा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मिनिमम ओडी फैसिलिटी जो होगा उसमें 5,000 का होगा इसमें। एटलीस्ट 50% लोन एबव 1 lakhs, 75% लोन एबव 4 lakhs एंड 85% लोन एबव 6 lakhs। इसके लिए होगा लैक्स टू बी यूज प्राइमरी फॉर इनकम जनरेशन प्रोडक्टिविटी पर्पस के लिए इसमें। रिपेमेंट ऑफ टीएल का जो रिपेमेंट क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट डोज जो दिए हुए उसका 24 से 36 मंथ के अंदर रिपेमेंट हो जाना चाहिए। सेकंड का 36 से 48, थर्ड डोज का 48 से 60 और फोर्थ डोज का 60 से 84 मंथ के अंदर रिपेमेंट हो जाना चाहिए।
सिक्योरिटी या मार्जिन, सिक्योरिटी जो है 10 लाख तक में किसी भी तरह का सिक्योरिटी या मार्जिन की जरूरत नहीं होती है। 10 लाख से ऊपर में 10 लाख से लेकर 20 लाख में कोलेट्रल या किसी उसके एसवी को लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन जो है वो ले सकते हैं वो, लेकिन 10% से वो मार्जिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से मार्जिन किस केस में, अगर लोन 10 लाख से ऊपर एक्सीड कर रहा है तो 10% से ज्यादा का मार्जिन हम लोग नहीं ले सकते। एससी और एसटी का 50% ऑफ बेनिफिशियरी होना चाहिए, माइनॉरिटी 15% और डिसेबिलिटी 3% का है इसमें। क्रेडिट मैनेजमेंट रिस्क पॉलिसी, इसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा। इसमें जो स्टाफ के केस में जो रिस्क होता है वो 20% होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एमसीएलआर का जो कंपोनेंट्स है क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें स्कोरिंग मॉडल जो होता है, इसमें सेंसर लिमिट 2 लाख से ऊपर और इससे लेकर 10 करोड़ के बीच में स्कोरिंग मॉडल यूज किया जाता है। इसमें एक्सपोजर लिमिट है वो नॉट बी हायर देन 20% ऑफ बैंक कैपिटल, सिंगल में 20% ऑफ बैंक कैपिटल से ज्यादा नहीं एक्सपोजर लिमिट होना चाहिए था इसमें। मैनुअल रेटिंग ऑफ रिटेल लोन above 50 can be considered 50 above 50 above 40 to 50 can be considered with next higher sanction authority with justification, और less than 40 क्या हो गया, cannot be considered for sanction। कैटेगरी ऑफ एडवांस एग्जाम्पटेड फ्रॉम क्रेडिट रिस्क रेटिंग, 2 लाख अमाउंट को ध्यान रखिएगा, 2 लाख, ठीक है, लोन सेंसर बिलो रिस्क, मतलब इसके लिए रिस्क रेटिंग की जरूरत नहीं होती है 2 लाख से बिलो के लिए, ठीक है। या जहां पे जो आईपी का जो वैल्यू है वो 150% के बीच में हो गया, या डिमांड लोन या स्टाफ के लोन या प्रपोजल बैक्ड बाय 100% कैश कोलेटरल सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज एज एफडी एनएससी केबीपी के केस में एग्जेम्पशन दिया गया है क्रेडिट रिस्क रेटिंग से। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, उसमें लिमिट 10 लाख एंड एबव वैल्यू ऑफ आईपी, ठीक है, लिमिट 10 lakhs and above a value of IP, ठीक है, above branches shall be valuation of such IP done for value of the bank approved, ठीक है, और above value of the IP to be mortgage charge is 5 crore and above 2 वैल्यूअर की जरूरत होती है इसमें, मतलब 5 करोड़ से ऊपर के वैल्यूएशन में 2 वैल्यूअर की जरूरत होती है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। वैल्यूअर का जो फी है वो 2000 से लेकर 15,000 के बीच में वेरी करेगा इसमें। कोलेटरल का अपडेशन मेनू HCLM है। मेथड ऑफ लेंडिंग, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, कौन सा कमेटी था, नायक कमेटी। इसमें टर्न ओवर मेथड है, पहले ये 20% और 5% था इसमें, ठीक है, अब लेकिन जो है ध्यान रखिएगा 25% और 6.25%, मतलब पहले 25% था इसमें और अब हो गया 31.25% इसमें, ये चेंज हो गया अब इसमें। इसमें जो अभी नया वाला में क्या था, 25% ऑफ प्रोजेक्ट एनुअल टर्नओवर टू बी मिनिमम 65 विल बी बॉट, मतलब मार्जिन जो है ये बॉर्डर का 6.25% होना चाहिए और जो फाइनेंस होगा वो 25% होगा। पहले कितना था मार्जिन, 5% था और फाइनेंस कितना बैंक करते थे, 20% टर्नओवर मेथड में। अभी कितना हो जाएगा, 25% बैंक फाइनेंस करेगी इसमें और कस्टमर का कंट्रीब्यूशन 6.25% होगा इसमें। और डीएससीआर ये कहाँ यूज किया जाता है, ये टर्म लोन में किया जाता है। इसका जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइडेड डिवाइडेड हो जाएगा इसमें, डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल पेबल ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, फिर से इसको रिपीट करते हैं, जो डीएससीआर है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है, डिवाइडेड इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल पेबल रेशियो, इसको ध्यान रखिएगा जो इसको कंसिडर किया जाता है इसमें। वेटिंग 20 lakhs एंड एबव, लीगल कंप्लायंस 10 lakhs एबव, स्टॉक ऑडिट 2 करोड़, लिमिट 2 करोड़ एंड एबव, ठीक है, 2 करोड़ से नीचे में भी बैंक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक ऑडिट करवा सकता है। तो फिर से देखते हैं, वेटिंग का 20 lakhs एंड एबव, लीगल कंप्लायंस 10 lakhs एबव और स्टॉक ऑडिट लिमिट 2 करोड़ एंड एबव। सीआईसी प्रेजेंटली जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी चार है, सिविल, ट्रांस यूनियन, क्रिप ये हाई मार्क्स, एक्सपीडियन और इक्विफैक्स, ठीक है।
लोन जो है 5 लाख से नीचे में एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन 5 लाख से ऊपर के केस में दो की जरूरत होती है, जिसमें कि सिविल एक मस्ट है। एंड यूज ऑफ फंड, इसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें जो एटलीस्ट वन पर्सनल विजिट इन ईयर, ठीक है, किसका आईपी का होगा फॉर इरेगुलर और एनपी अकाउंट में होगा 3 मंथ। स्टॉक ऑडिट वर्किंग कैपिटल ऑफ 2 करोड़ एंड एबव, ठीक है। वैलिडिटी जो है इसमें, जो उसका सेंसन का जो वैलिडिटी होगा सेंसन लेटर का, वो 6 मंथ होगा इसमें, लेकिन स्पेसिफिक केस में इसको 12 मंथ तक एक्सीड किया जा सकता है। मुद्रा, मुद्रा में ध्यान रखिएगा, जो शिशु का है वो अप टू 50,000 है, किशोर का 50,000 एक से लेके 5 लाख तक का होगा, और तरुण का जो रेंज होगा वो 5 लाख एक से 10 लाख तक का रेंज होगा इसमें। एनसीजीटीसी का फॉर्म फॉर्म नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। स्टैंडर्ड में ध्यान रखिएगा 10 लाख से लेकर 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ SC ST या ओमेन। स्टैंडर्ड का एक ये वर्ड है ग्रीन फील्ड सिग्निफाइड द फर्स्ट टाइम वेंचर, ठीक है। रिपेमेंट जो इसका है उसको 7 ईयर है इसमें, और मॉनिटरियम 18 मंथ है। पैरिटी सेक्टर देख लीजिएगा, इसका जो नेशनल गोल है इसमें, जो टारगेट है नेशनल गोल, मतलब ये जो टोटल पैरिटी सेक्टर 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये आरआरबी की बात हम कर रही है, आरआरबी की बात हो रही है यहाँ पे इसमें। एग्रीकल्चर में 18% है इसमें, और जो एग्रीकल्चर लोन टू स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में, उसमें जो है ये ईयर बाई फाइनेंशियल ईयर बाई दिया गया है 10%, 8%, 9% और ये 9.50%, और फिर टोटल 10% ऑफ और टोटल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन ये जो है ईयर वाइज दिया गया है 8%, 20-21 में, 9%, 21-22 में, 9.5 हो गया 22-23 में, और 10 हो गया 9.5 हो गया 22 से 10 हो गया 23-24। ये ध्यान रखिएगा, ये 23-24 होगा इसमें, 23-24 में। माइक्रो के लिए जो है वो 7.50% है इसमें, और वीकर सेक्शन के लिए जो वो 15% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग है इसमें। इस चीज को एक बार इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें जो आउटस्टैंडिंग का ये ANBC का है इसमें, ठीक है। इस सर्कुलर में शायद आउटस्टैंडिंग ये लिखा हो गया है इसमें, नेशनल गोल जो है इसमें, सर्कुलर जो इशू किया गया उसमें आउटस्टैंडिंग शायद लिखा गया है इसमें। लेकिन जो बेसिकली जो टारगेट होता है इसमें वो ANBC या CEO PE का होता है इसमें, ठीक है, जो भी हायर हो उसका होता है इसमें। सरसे, सरसे का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें। जो इसका अमाउंट है सम एश्योर्ड 50,000 रुपया है, प्रीमियम 6 रुपया, बैंक बॉन्ड करेगा 4, और ये कस्टमर का 2 रुपया इसमें, ठीक है। बैंक गारंटी दो तरह का होगा, परफॉर्मेंस गारंटी और फाइनेंशियली गारंटी। पैरिटी सेक्टर टारगेट और क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। जो आरआरबी अलग अलग बैंक का अलग होता है, जैसे DCB मतलब डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का अलग होगा, इसमें फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेस का अलग होगा इसमें, आरआरबी का अलग होगा इसमें, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग होगा इसमें। एक नजर देख लेते हैं जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर होगा। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर, माइक्रो, और तीसरा चौथा हो गया वीकर। इसमें जो DCB का मतलब डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक होंगे इसमें आ जाएंगे इसमें। इसका जो टारगेट होगा वो 40% होगा, एग्रीकल्चर में 18% है इसमें, माइक्रो में 7.50% है, और वीकर में 12% है। उसी तरह फॉरेन बैंक का कितना है, 40% होगा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। एग्रीकल्चर में टारगेट नहीं है, माइक्रो में टारगेट नहीं है, वीकर में टारगेट नहीं है। और आरबी के केस में कितना है, 75% है इसमें। ध्यान रखिएगा, वो जो पिछले स्लाइड में बात किया वो ANBC ही होगा, ANBC या CEO का, ठीक है, जो भी हायर हो उसका ये परसेंटेज है। तो आरआरबी के केस में टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 75%, एग्रीकल्चर होगा 18, माइक्रो 7.5, और ये वीकर होगा 15%। स्मॉल फाइनेंस के बैंक के वर्ग में 75%, एग्रीकल्चर 18, ये 7.5, और वीकर में होगा 12%। ये ध्यान रखिएगा, जो टारगेट का KBI सेक्टर में 7.50, ठीक है। प्लेस हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीड्योर प्रोड्यूस, ठीक है, इसमें 50 lakhs एक्सीडिंग 12 months सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ अप टू 50 lakhs।
लोन अप टू 50 lakhs अगेंस्ट प्लेस हाइपोथिकेशन, ठीक है। लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एफपीओ और एफपीसी के केस में। अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन 50 lakhs एफपीओ और एफपीसी लोन अप टू 5 करोड़, ये सब सारे प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। एंसिलरी, इसको ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर 5 करोड़, ठीक है, और स्टार्टअप 50 करोड़, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग 100 करोड़, इसको ध्यान रखिएगा इसमें। स्मॉल स्मॉल फाइनेंस फार्मर अप टू 1 हेक्टेयर, मार्जिनल फार्मर हो गया इसमें, और स्मॉल हो गया 1 हेक्टेयर से ज्यादा और लेकिन 2 हेक्टेयर से कम, ठीक है। एक 1 हेक्टेयर से ज्यादा एंड अप टू 2 हेक्टेयर। ये स्मॉल फार्मर हो गया। माइक्रो में क्या है इसमें, माइक्रो में हो गया 1 हेक्टेयर, अप टू 1 हेक्टेयर। हाउसिंग का ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर में जो 35 lakhs का ये रेशियो, ये ध्यान रखिएगा, और 25 lakhs, 35 lakhs मेट्रो के लिए इसमें, जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो, और ये 25 लाख तक का होगा इसमें, ठीक है, अदर देन मेट्रो में इसमें। लेकिन इसका जो यूनिट कॉस्ट होगा, जो ओवरऑल यूनिट कॉस्ट होगा वो 45 होगा, और इस केस में ओवरऑल यूनिट कॉस्ट होगा 30 होगा इसमें, ठीक है, 30 लाख इसमें, ये प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे इसमें। रिपेयर के केस में मेट्रो में 10 लाख और अदर सेक्टर के केस में 6 लाख, 6 लाख इसमें, इसको ध्यान रखिएगा इसमें। एचएफसी के केस में जो होगा वो अप टू 12 lakhs। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 5 करोड़ हो गया पर बॉरोवर सेटिंग स्कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ठीक है, और 10 करोड़ रुपए होगा पर बॉरोवर फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी। एजुकेशन लोन जो होगा वो अप टू 20 lakhs तक का होगा, ये सब सारे प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में ध्यान रखिएगा, जो 30 करोड़ टू borrower for further purpose like solar based generation biomass, ठीक है, और इंडिविजुअल के केस में वो 10 लाख होगा रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें। ड्रिंक पॉलिसी में जो गेस्ट फैकल्टी आते हैं उसका जो है वो 1500 रुपये रेमुनरेशन है इसमें, प्लस वो 150 रुपये का उसको एडिशनल वो दिया जाता है इसमें, ठीक है। फ्रेंड्स, आशा है क्या कि इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिकॉल करने के लिए मिले होंगे इसमें, ठीक है। बेसिकली ये जो वीडियो था जस्ट एक रिकॉल करने के लिए हमने बनाया है इसमें, ताकि लास्ट समय में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, खासकर तो उस समय में ट्रेन में या बस में, आप इस वीडियो के तहत थोड़े से क्वेश्चन को रिकॉल कर सके इसमें। आशा है फ्रेंड्स कि आपका जो आने वाला एग्जाम है अच्छे से जाएगा, और उस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।